मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। न्यूज फ्लैश को हम लोग शुरू करते हैं। आज है 26 मई और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को करंट अफेयर पसंद काफी आ रहा है, लेकिन आप लोग इसे शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज को। पाक चाहता है भारत से रिश्ता तोड़ ले अफगानिस्तान। पाकिस्तान ये क्यों चाहता है? अफगानिस्तान से रिसेंटली अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो वापस लौट गई हैं, लेकिन लास्ट ट्रूप जो है वो 11 सितंबर 2021 को लौटेगा। पाकिस्तान तालमेल बैठाना चाहता है तालिबान के साथ में, लेकिन भारत जो है वो इसके लिए अड़चन बन रहा है। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ में रिश्ते तोड़ ले, लेकिन अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते जो है वो काफी पुराने हैं। आपको पता होगा कि ईरान के अंदर हमारा एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह। वहां से वर्ष 2016 में भारत ने अफगानिस्तान के लिए गेहूं की एक खेप जो थी वो भिजवाई थी। और भी कई सारे रिलेशन जो हैं वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान भारत से रिश्ते तोड़ ले और उसका रास्ता जो है वो साफ हो जाए। म्यांमार की अदालत में पेश हुई अपदस्थ नेता आंग सान सू की काफी परेशानियों का सामना ये कर रही हैं। रिसेंटली इनके ऊपर जो आरोप लगे थे अव्यवस्था को लेकर कि काफी इन्होंने मैनेजमेंट किया और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, इस चीज को लेकर म्यांमार के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पेश हुई हैं। बेलारूस ने पत्रकार को हिरासत में लेने के लिए विमान को लैंड कराया। बहुत ही दिलचस्प बात ये देखी गई है। देखिए, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर इस पत्रकार के द्वारा टिप्पणी की गई। इस पत्रकार के पास में जो नागरिकता है वो चीनी और अमेरिका नागरिकता है। अब ये जो है चीनी और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है। इस पत्रकार ने बेलारूस के राष्ट्रपति पर कई टिप्पणियां की, उनके विरोध में कई जो थे वो स्टेटमेंट दिए। ये ग्रीस के अंदर अपनी एक मीटिंग के लिए गए थे और वहां से लौट रहे थे लिथुआनिया के अंदर, लेकिन बीच में ही बेलारूस के एक फाइटर जेट ने उस विमान का रास्ता रोका और उसे लैंड करने के लिए कहा बेलारूस के अंदर। फिर उसे बेलारूस के अंदर लैंड करवाया गया और इस पत्रकार को अरेस्ट कर लिया गया। यह बताया जा रहा है कि अब इसे जो है वो 15 साल की सजा हो सकती है। लेकिन काफी विचित्र घटना जो है यह देखने को मिली है। CPEC परियोजना कश्मीर पर हमारा रुख पूर्ववत, ये कहा है चीन ने। चीन का स्टेटमेंट सुनिए। चीन ने यह कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के बीच में POK का जो मामला है उसे कहता है कि ये आप लोगों का आंतरिक मामला है, हम लोग इसमें दखल नहीं देंगे। देखिए, ये जो है ये ऊपरी तौर पर ये बात कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ये बड़ा बेवफा है चीन, है ना। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये परियोजना POK से गुजर रही है। यहां तक कि भारत ने इसका कई बार विरोध किया है कि भारत की सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता को ये आघात है कि POK से कोई जो है वो परियोजना गुजरे भारत की बिना अनुमति के। तो चीन का कई बार भारत ने विरोध किया है, लेकिन चीन ने कहा है कि कश्मीर पर हमारा रुख जो है वो पूर्ववर्ती है। इसके बयानों पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता, अगर ये आप लोग करें तो आप लोग कर सकते हैं। मैं चीन के बयानों पर कोई भी विश्वास जो है वो नहीं कर सकता। अब 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन, मतलब देखिए कि अब हमारे पास में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पे आप लोग जाइए और वहां पर वैक्सीन लगवाइए। ऐसा कदम क्यों उठाया गया है? सबसे पहला कारण इसमें यह था कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने स्लॉट बुक कराया है वैक्सीन लगाने के लिए, यदि वो वहां पे नहीं पहुंचा है तो वैक्सीन जो है वो उस दिन की पेंडिंग रह जाती है। फिर आता है अगले दिन भी किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, फिर से कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। इसमें स्टॉक जो है वो बचा रह जाता है और कई बार वैक्सीन जो है वो खराब हो जाती हैं। दूसरी बात कि ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। कोविन ऐप के ऊपर, कोविन जो वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, इसलिए उनको बड़ी परेशानी आ रही थी। इसलिए अब डायरेक्टली जो है वो सेंटर पे जाइए और वहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा के आप जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। CBI के प्रमुख के लिए 3 नामों का पैनल तैयार।
3 नामों का पैनल तैयार किया गया है और इस पैनल को एक कमिटी ने जो है वो इसको आगे प्रस्तावित किया है। उस कमिटी के अंदर 3 व्यक्ति मुख्य रूप से हैं। पहले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो कि उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। 2 सदस्य हैं, एक तो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब एनवी रमन्ना, जिनकी नियुक्ति 24 अप्रैल को की गई थी, और इसके साथ में ही विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इस पैनल के अंदर हैं। तो सीबीआई का प्रमुख जो है वो 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बनेगा। पूर्व सेना प्रमुख, जजों समेत 146 लोगों ने राष्ट्रपति को लिखा है पत्र। क्यों लिखा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यह पत्र? बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई थी इलेक्शंस के बाद में, इसका जिम्मेदार कौन है? जिन भी लोगों की जानें गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है और यह आग्रह किया गया है कि अब जो है वो एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि ये जांच करे कि ये घटना जो है वो किन परिस्थितियों में हुई है और भविष्य में ऐसी कोई भी घटना अंजाम ना दी जाए। एम्स में कोवैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का ट्रायल हुआ शुरू। बूस्टर डोज मतलब 2 डोज जो होती हैं वो तो मेन होती हैं, और यदि थोड़ा सा इम्यून पावर और इंक्रीज करना है तो बूस्टर डोज दी जाती है। रिसेंटली यूके के द्वारा एक स्टडी करवाई गई थी, उसमें यह कहा कि कोवैक्सीन की जो सिंगल डोज होती है वो केवल 33% ही प्रोटेक्शन देती है। इसलिए कोवैक्सीन मतलब भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज जो है इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और इसकी ट्रायल जो है वो एम्स दिल्ली के अंदर भी शुरू हो गई। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन शुरू। हिमाचल प्रदेश की कंपनी वहां पर इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है। रूस की स्पुतनिक वी है और एक और है स्पुतनिक लाइट, जिसकी केवल एक ही डोज काफी होती है। तो स्पुतनिक वी जो है इसका भारत में उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत की कोशिश सिर्फ पेटेंट से छूट नहीं, ट्रेड सीक्रेट भी चाहिए। तो पहले आप लोग ये समझिए कि ये ट्रेड सीक्रेट होता क्या है। वैक्सीन जो है वो तो भारत में आ सकती है। मान लीजिए कि कोविशील्ड है, कोविशील्ड की हम लोग बात करें तो ये भारत के अंदर केवल क्या की जाती है, इसको निर्मित की जाती है, लेकिन ये भारत की वैक्सीन नहीं है, ये भारत के बाहर की वैक्सीन है। इसे केवल भारत के अंदर क्या किया जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन पेटेंट में छूट जो चाहता है वो तो भारत चाहता है, लेकिन इसके साथ में ट्रेड सीक्रेट मतलब जितना भी रॉ मटेरियल है उस वैक्सीन को बनाने के लिए कि कितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है, कौन कौन से बैग्स जो हैं वो इसमें काम में लिए गए हैं, इसके लिए भी छूट जो है वो भारत चाहता है। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। देखिए करंट अफेयर के थ्रू हम लोग कई क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जैसे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवर की हमने, तो इसमें कई सारे फैक्ट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कवर की। इसके बाद में 10 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कवर करते हैं, फिर उनके पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग कवर करते हैं, उनसे रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। इसका मतलब है कि लगभग ये मान के चलिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन के अंदर 80 से 90 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक तोहफा है कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं, ऐ जिंदगी तुझसे बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। जिंदगी से और क्या चाहते हैं आप? आपने जो अपनी जिंदगी के अंदर इतिहास में गलतियां की हैं उसे ना दोहराई जाए और भविष्य की ओर देखा जाए। इसलिए एक ही ख्वाहिश है हमारी कि हमने जो पहले गलतियां की हैं उसको ना दोहराएं और मेरा अगला कदम पिछले कदम से कहीं बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज का सेशन। 26 मई 2021 को खगोलीय पिंडों की कौन सी घटना देखी जाएगी? रिसेंटली देखिए कि आज मतलब 26 मई को एक घटना जो है वो देखी जानी है, और वो घटना कौन सी है? वो है सुपर मून की। तो हम लोग समझेंगे कि ये सुपर मून की घटना जो है ये क्या होती है। देखिए 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो है फुल मून और एक है रेड ब्लड मून। यदि हम लोग कहें कि दोनों को यदि कंबाइन कर दें तो फिर बनेगा क्या? सुपर मून। तो दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि फुल मून क्या होता है और रेड मून क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं।
चलिए सबसे पहले आप लोग यहां पे देखिए सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स को समझिए। ये तो है सोलर एक्लिप्स, मतलब इसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मीन्स है कि मान लीजिए कि आप लोग यहां पे खड़े हैं तो आपको जो सूर्य है, सन है, वो दिखाई नहीं दे रहा, इसे ही हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसमें देखिए कि चंद्रमा जो है वो बीच में आ जाता है। पृथ्वी पर आप लोग यहां पे खड़े हैं, आप यहां से अब सन को जो है वो नहीं देख पाएंगे, मून बीच में आ चुका है, इसीलिए इसको कहा जाएगा क्या, सोलर एक्लिप्स। अब मान लीजिए कि आप लोग यहां पे खड़े हैं, तब तो आपको सूर्य जो है वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मान लीजिए इस पॉइंट पे खड़े हैं तो क्या होगा कि सन जो है वो उसका पार्शियली कुछ हिस्सा जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जहां से वो पार्शियली दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं न्यूम्ब्रा, और जहां से वो फुल यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं अम्ब्रा। तो आप लोग दोनों को याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने समझा कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है। अब देखिए कि मून जो है ये राउंड करेगा और इस हिस्से पे आ जाएगा। अब आने के बाद क्या होगा कि सनलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर गिरेगी और अर्थ की जो शैडो है वो अब मून के ऊपर गिरना शुरू हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या है कि पृथ्वी की जो परछाई है वो इस मून पर गिरेगी, तो मून जो है वो ढक जाएगा। इसमें हम लोग कहेंगे कि मून जो है वो हमको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ही हम लोग कहेंगे कि इसे कहते हैं हम लोग क्या, लूनार एक्लिप्स कहते हैं। अब देखिए, लेकिन एक कंडीशन होती है कि मून जो है वो इस समय कुछ रेड दिखाई देता है। अब इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, लूनार एक्लिप्स। और जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए आप लोग देख रहे हैं कि मून जो है वो अर्थ के पीछे आ चुका है, मतलब सन से जो रेज आ रही हैं वो गिर रही हैं अर्थ के ऊपर और अर्थ के पीछे आ गया है मून। लेकिन जैसे ही यहां पे ये व्हाइट है तो धीरे धीरे आपको वो रेड दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है, या हम लोग कहें कि अर्थ जितने भी सन से जो रेज आ रही है उसमें सारे कलर जो हैं वो तो निकल गए आगे की ओर, लेकिन मून ने क्या किया कि जो रेड की जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए मून जो है वो दिखाई दे रहा है हमको रेड, और इसीलिए ही हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेड ब्लड मून कहते हैं। तो रेड ब्लड मून जो है वो उस परिस्थिति में होगा जब लूनार एक्लिप्स होगा। याद रखना, फुल मून जब होगा तभी रेड ब्लड मून यहां पे दिखाई देता है। यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए, अब आप लोग दो कंडीशन समझ गए हैं यहां से। अब सुपर मून की और माइक्रो मून की घटना देखिए, क्योंकि सुपर मून जब क्लियर होगा तभी हम लोग ये समझेंगे कि सुपर मून जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक तो है पेरिजी और एक है अपोगे। जब पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा जो है, मून, वो बिल्कुल नजदीक होता है तो वो हम लोगों को 14% तो बिगर दिखाई देता है और 30% जो है वो ब्राइटर दिखाई देता है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, सुपर मून। जब वो बड़ा दिखाई दे, ब्राइटर दिखाई दे, तो इसे हम लोग कहेंगे सुपर मून, और ये घटना कहलाती है पेरिजी। और जब वो दूर होता है तो वो कहलाता है माइक्रो मून, और इसे कहते हैं अपोगे। आई होप आप ये कंडीशन जो है वो समझ गए होंगे। चलिए यहां पे देखिए, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी ज्योग्राफी के अंदर, वो है सिजगी की। वो है कौन सी, सिजगी वाली जो है, ये आपने टर्म पढ़ी होगी। जितने भी प्लेनेट हैं ये जब एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिजगी इसे कहा जाता है। तो यहां से आपकी जो टर्म है वो क्लियर हो जानी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो है सोलर एक्लिप्स, क्लियर हुई आपकी। फिर है रेड ब्लड मून। क्या था ये कि जब पृथ्वी की परछाई के अंदर मून आता है तो वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो किरणें वहां से आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये रेड दिखाई देता है। फिर है फुल मून। फुल मून का मीन्स क्या है कि इसे हम लोग कहते हैं कि ये पूरा जो है, यानी कि चंद्र ग्रहण, आप लोग इसको समझ लीजिए। तो फुल मून जो है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होती है। तो ये पूरा जो है वो आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश के प्रधानमंत्री, देखिए नाम थोड़ा अटपटा है, तुली सिपा सेलिए मेलिएले, जो आप नाम इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चुनाव हारने के बावजूद पद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये है समोआ
आइलैंड के। तो ये जो है ये लगातार 22 वर्षों तक अपने पद पे थे। अब जो है ये पद छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो समोआ आइलैंड है ये साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित है। ठीक है, ये लगभग आप मान के चलिए कि 8 द्वीपों का, 8 आइलैंड जो हैं इनका ये समूह है और इसकी जो राजधानी है वो है एपिया। एपिया जो है ये इसकी राजधानी है। ठीक है, तो अगली जो पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपको हंसना नहीं है, पक्की बात है, नहीं हंसेंगे आप लोग। चलिए यहां पे देखिए कि ये है यहाँ के प्रधानमंत्री और मिलिट्री की ड्रेस आप लोग देख लीजिए। तो माला वाला सब जो है स्कर्ट वगैरह काफी अच्छे से इन्होंने पहन रखा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि हंसना नहीं है। फिर देखिए कि यहाँ पे इसकी लोकेशन जो है वो हम लोग देख सकते हैं, समोआ की साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर है। यहाँ पे ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, मतलब ईस्टर्न लैटिट्यूडनल जो लाइन है वो है ये। या तो आप लोग लैटिट्यूडनल कह दीजिए यानी कि ईस्टर्न कह दीजिए या वेस्टर्न कह दीजिए, दोनों का एक ही बात है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये कौन सी है? इंटरनेशनल डेट लाइन है और इसके लेफ्ट साइड के अंदर ही है ये, ठीक है, समोआ आइलैंड। और यहां पर देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है पपुआ न्यू गिनी और इससे राइट साइड के अंदर है पपुआ न्यू गिनी जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड जो है वो कौन सा है? आइलैंड है एरिया वाइज। और यदि सबसे एशिया का सबसे बड़ा पूछा जाए तो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है बोर्नियो। बोर्नियो जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है भूमध्य सागर पर स्थित है वो है बोर्नियो। ठीक है, तो समोआ आइलैंड की आप लोगों ने लोकेशन देख ली है। यहां पे देखिए आप लोग, यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दो द्वीपों से मिलकर बना है, एक तो है नॉर्दर्न आइलैंड, एक है सदर्न आइलैंड। यहां पर दोनों के बीच में एक जल संधि है, मतलब वाटर स्ट्रेट है, जिसको हम लोग कहते हैं कुक वाटर स्ट्रेट। तो कुक वाटर स्ट्रेट न्यूजीलैंड को दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। यहां पे देखिए यह है ऑस्ट्रेलिया और यह है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो वाटर स्ट्रेट है इसको कहा जाता है बास वाटर स्ट्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखिए आप लोग हवाई आइलैंड जो है वो देख सकते हैं। हवाई आइलैंड पर एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर में यूएसए के नेवल बेस स्थित है और यहीं से क्या किया था इन्होंने? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। हवाई के ऊपर ही होनोलुलु, जहां पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन जो थे वो हनीमून के लिए गए थे, वो हवाई आइलैंड पर ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए कि समोआ जो है ये आप लोग देख रहे हैं और इसकी जो राजधानी है वो है एपिया। 8 जो द्वीप हैं छोटे मोटे उनसे मिलकर ये बना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना को किस राज्य की आरोग्य श्री योजना के साथ जोड़ा गया है? तो वो है तेलंगाना। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना जो है इसको शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी जो है रांची, वहां से शुरू किया गया था। इसके तहत 5 लाख का बीमा जो है इंश्योरेंस वो किया जाता है। ठीक है, देखिए राजस्थान ने भी अभी एक योजना जो थी वो चलाई थी जिसका नाम था चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख का एक तो निशुल्क बीमा किया जाता है, पहली बात। ऊपर से ये कैशलेस और है, और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य भी बन गया था। ठीक है, यहां पे आंसर क्या रहेगा? तेलंगाना यहाँ का ये जो है इसका आंसर रहेगा। और ये जो आयुष्मान और आरोग्यश्री को जोड़ दिया है तो ये पूरे 33 यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के अंदर ये लागू होगी। ठीक है, और ये समझौता किसके साथ में किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने तेलंगाना के साथ में किया है। आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में। देखिए तेलंगाना का जो निर्माण किया गया था वो 2 जून 2014 को किया गया था, जबकि इसके लिए जो समिति गठित की गई थी, कमेटी, वो 2010 में कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। इसका नाम था कृष्णा कमेटी। कृष्णा कमेटी जो है ये बनाई गई थी। इसके अंदर 5 सदस्य थे। उन्होंने 2013 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसी के आधार पर आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। उस समय ये कहा गया था कि
24 तक, मतलब अगले 10 वर्षों तक दोनों की कंबाइंड राजधानी हैदराबाद रहेगी। मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दोनों की कंबाइंड राजधानी हैदराबाद रहेगी। दोनों का कोड जो है वो एक रहेगा। लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपना जो हाई कोर्ट है वो अलग कर लिया है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। मध्य अमेरिका का कौन सा पहला देश मलेरिया मुक्त बना है? तो आप लोग याद रखना, एक देश है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो है ये पहला मलेरिया मुक्त देश बना है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि वो मलेरिया की कौन सी दवा है, कौन सी मेडिसिन है जिसको यूज किया जा रहा है कोविड-19 के इलाज के लिए। मलेरिया कि कौन सी दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए यूज किया जा रहा है, ये मुझे बताना। देखिए, यदि पूछा जाए कि भारत का पहला टीबी मुक्त राज्य कौन सा है, टीबी मुक्त जिला कौन सा है, तो आप लोग याद रखना बडगाम जो है वो पहला भारत का टीबी मुक्त जिला है। यदि पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो कि टीबी फ्री है, तो आप लोग बताना उसमें लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो भारत की पहली टीबी फ्री यूनियन टेरिटरी है। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद मतलब चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया कौन है? तो आप लोग याद रखना जीवी सामंत जो हैं, जीवी सामंत ये नए चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बने हैं। भारत में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक एफडीआई किस देश में आया है? तो आप लोग याद रखना किस देश से आया है, तो ये आया है सबसे ज्यादा सिंगापुर से। उसके बाद में फिर सेकंड नंबर पे आया है अमेरिका से, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे कहां से आया है? मॉरिशियस से आया है। ठीक है, तीनों का ऑर्डर आप लोग याद रखना, क्योंकि यूपीएससी के 2018 का आप लोग पेपर देखना, जहां तक मुझे याद है वहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, क्योंकि वहां पे क्रम भी जो था उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए थे। तो स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने में आप लोग की काफी हेल्प करेंगे। तो पहला जो है 29% जो एफडीआई आया है वो सिंगापुर से आया है। फिर 23% जो आया है वो यूएसए से, अमेरिका से आया है। और मॉरिशस से आया है कितना? 9%। देखिए, वर्ष 2020-21 की बात है तो 20-21 के अंदर 81.72 बिलियन डॉलर जो है ये एफडीआई आया है। जबकि पिछले वर्ष मतलब 19-20 के अंदर जो एफडीआई आया था वो 74.39 बिलियन डॉलर आया था। तो इसके कंपैरिजन में ये जो है वो 10% जो है वो कितना है? एक्स्ट्रा है। इसलिए इस बार जो है वो ज्यादा एफडीआई आया है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके से आता है। एक तो है अपने पास में ऑटोमेटिक रूट और एक है बॉम्बे रूट। तो ऑटोमेटिक जो रूट है उसको कहते हैं दिल्ली वाला रूट। उसमें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपको जो परमिशन लेनी पड़ती है वो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं देश के अंदर। लेकिन मुंबई रूट से यदि लेके आए हैं तो वहां से आपको परमिशन जो है वो पहले लेनी पड़ेगी। चलिए, हाल ही में यूरोप के किन दो देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को बैन कर दिया है? किन देशों ने? तो इसमें है, आप लोग एक तो नोट करना, एक तो है डेनमार्क, फिर है नॉर्वे और एक है फिर आइसलैंड। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया है? इन तीनों ने बैन कर दिया है कोविशील्ड वैक्सीन को। कोविशील्ड का जो उत्पादन कर रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन कर रहा है, और इसके जो सीईओ हैं वो आपको पता ही होगा, आधार पूनावाला इसके सीईओ हैं। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट नाम निकाला गया है। तो सीरम मीन्स क्या होता है कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं उसके बाद में जो भी बचता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो आप लोग याद रखना जापान के द्वारा निर्मित किया गया है, और उसका नाम क्या है? फुगाकू उसका नाम है। अभी ईरान के द्वारा भी एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका क्या नाम था? सिमॉर्ग जो है वो कंप्यूटर बनाया गया था। भारत का कौन सा है? वो है परम। भारत का सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम। किस देश की सेना ने कैबिनेट में फेरबदल के बाद देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया? सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। तो आंसर रहेगा इसका माली, और ये वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर स्थित है। यहां पे क्या हुआ कि जो भी मिलिट्री है
उसको ये पसंद नहीं आया कि जो कैबिनेट के अंदर फेरबदल किया गया है। बेसिकली हुआ क्या कि राष्ट्रपति जो थे उन्होंने इस्तीफा देके यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको सस्पेंड कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था। उससे सेना जो थी वो नाखुश थी और फिर जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री थे इनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर नए जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं बाह नदाव, थोड़ा सा नाम अटपटा है। बा नदाव जो हैं वो यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए लोकेशन हम लोग इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यह है नाइजर, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और फिर यहाँ पे स्थित है कौन सा, माली। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वेस्टर्न सहारा। मोरक्को जो है इसने इसको कैप्चर कर लिया है। पहले ये मोरक्को का पार्ट नहीं था, अब जो है वेस्टर्न सहारा ये मोरक्को का पार्ट बन गया है। तो माली की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि अफ्रीका के मैप में ये हमेशा स्ट्रेट लाइंस ही क्यों होती है? ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे क्यों बनी होती है? कभी मैप में आपने देखा है कि स्ट्रेट लाइन क्यों बनी होती है? आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए, भारत के पहले मंत्री कौन हैं जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन का पद दिया गया है? तो आप लोग याद रखना, अनुराग ठाकुर जो हैं इनको टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कैप्टन का पद दिया गया है। टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है? प्रादेशिक सेना इसको हम लोग कहते हैं। जब भी कोई आपदा आती है या कोई विशेष काम होता है उस समय इस टेरिटोरियल आर्मी की हेल्प ली जाती है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई है तो फिर उस समय टेरिटोरियल आर्मी की क्या ली जाएगी, हेल्प ली जाएगी। यूरोप का पहला देश कौन सा है जहां रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? तो स्पुतनिक वी का जो उत्पादन किया जाएगा वो कहां किया जाएगा? इटली के अंदर किया जाएगा। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इटली की एक नदी और है, इटली की पो नदी, इसको क्या कहते हैं? इटली की गंगा भी कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस किस नदी के किनारे है? वो है सीन नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे है? वो है थेम्स नदी के किनारे। हैदराबाद जो है वो है मूसी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए देखिए, G7 कंट्री के अंदर काउंट होता है कौन सा? इटली। G7 कंट्री के अंदर इटली काउंट होता है। और इटली G7 कंट्रीज के अंदर काउंट होने वाला इटली एकमात्र देश है जिसने चाइना की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है इसको ज्वाइन किया था। वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसको ज्वाइन किया था। भारत और किस देश के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग के तहत विलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो भारत ने जो समझौता किया है वो इजराइल के साथ किया है। देखिए, इजराइल वैसे ही अपने युद्धों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर 8 राज्यों के अंदर, 8 स्टेट्स के अंदर 75 विलेज जो हैं, यहां पर क्या किया जाएगा? विलेज ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा आप लोग समझिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ही क्या किया जाएगा? इस देश के साथ समझौता किया जाएगा और विलेज ऑफ एक्सीलेंस उसको बनाया जाएगा। चलिए, इजराइल की जो राजधानी है वो कौन सी है? जेरूसलेम जो है वो इसकी राजधानी है। फिलिस्तीन और इजराइल ने कंबाइंड जो राजधानी बना रखी है वो जेरूसलेम को बना रखी है। रिसेंटली आपको पता होगा एक मस्जिद थी अल अक्सा, अल अक्सा जो मस्जिद है इस पर अटैक हुआ था। ये कहां स्थित है? जेरूसलेम के अंदर ही स्थित है। चलिए बढ़े हम लोग आगे। यहां पे गाजा आप लोग देख सकते हैं, तो गाजा और इसको वेस्ट बैंक को मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? फिलिस्तीन बनता है। गाजा के अंदर ही एक ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास। इसका नाम है हमास। और हमास और इजराइल के बीच में अभी काफी जो थी वो क्या हुई थी? बमबारी हुई थी। चलिए बढ़ते हम लोग, काफी कुछ जानते होंगे आप लोग इन चीजों के बारे में। कौन से 2 देश मिलकर चंद्रमा की धरती पर मून बेस बनाने वाले हैं? तो आप लोग याद रखना, काफी नजदीकियां इनकी बढ़ चुकी हैं। एक तो है चाइना और दूसरा है रशिया। देखिए, दोनों को आप लोग एक बार के लिए देखिए कि यहां पे यदि मैं लिखता हूं इंडिया और यहां पे मैं लिखता हूं यूएसए, तो यूएसए और रशिया के बीच में वैसे ही कोल्ड वॉर है। इंडिया और चाइना आए दिन जो है वो आमने सामने हो जाते हैं। तो इंडिया और यूएसए जो है वो अच्छे दोस्त हैं, और अब जो है वो चाइना और रशिया जो है वो एक दूसरे के दोस्त धीरे धीरे बनते नजर आ रहे हैं। तो क्या इंडिया का अच्छा दोस्त साबित हो सकता है रशिया? ये सोचना बड़ी गंभीर जो है, ये सोचने का विषय है। मुझे तो लगता है, देखिए, सबसे पहले रशिया ने ही इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। ध्यान रखना, 1947 में जैसे ही भारत को आजादी मिली थी तो रशिया ही वो पहला कंट्री था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था।
भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र यानी कि वर्ल्ड स्किल सेंटर जो है इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहीं पे इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। उड़ीसा के अंदर ही आपको पता होगा कि एक बीच है जिसका नाम है गहीर मठ। तो गहीर मठ जो बीच है यहाँ पे ऑलिव रिडली कछुए पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले कछुए जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये विश्व के सबसे छोटे कछुए हैं, मांसाहारी हैं, और इस बार जो है वो 1 महीने ये लेट हो गए हैं। मतलब ये उस गहीर मठ के बीच के किनारे पर आए ही नहीं हैं। यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर भी स्थित है, और कोणार्क सूर्य मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जो कि सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड है। मतलब सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है। 10 रुपए के नोट पर जिसकी फोटो होती है वो है कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया। भीतरकनिका नेशनल पार्क यहां स्थित है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो यहां स्थित है। आप लोग फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क वो यहां स्थित है। इसके बाद में ही यहां पर चिल्का झील जो है वो स्थित है, जो कि वेटलैंड भी है। इसके साथ में चांदीपुर रेंज जहां पर मिसाइल का परीक्षण किया जाता है वो भी यहां स्थित है। चलिए, और 1 अप्रैल को उड़ीसा जो है वो अपना उत्कल दिवस भी मनाता है। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोग याद रखना, शाहजी एनएम जो है इनको सम्मानित किया गया है। और वो क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इनको जो पालतू प्रजातियां हैं, मतलब इनको कहा जाता है ट्यूबर मैन ऑफ इंडिया। याद रखना, ट्यूबर मैन ऑफ इंडिया। ट्यूबर का मीन्स है कि जो भी जमीन के नीचे, जैसे मान लीजिए आलू है, शकरकंदी है, कई ऐसी फसलें हैं जो कि जमीन के नीचे क्या करती हैं? फल का उत्पादन करती हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए शाहजी एनएम जो है वो काम करते हैं, और इसीलिए इनको बायोडायवर्सिटी अवार्ड दिया गया है। इन्होंने 200 जो क्रॉप्स थी, 200 फसलें जो थी, इनको 200 पौधों को इन्होंने क्या किया था? संरक्षण किया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट जो नाम देख रहे हैं वो है ई श्रीधरन। इन्होंने अभी केरल से इलेक्शन भी लड़ा था, और इनको क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो है ये इनको कहा जाता है। इसके बाद में राजेंद्र कुमार, इनको कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है ये इनको कहा जाता है। यूआर राव, इनको कहा जाता है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। और रिसेंटली गूगल के द्वारा इनके ऊपर डूडल जो है वो भी बनाया गया था। ठीक है, यूआर राव सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? वो है एपीजे अब्दुल कलाम। फिर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शांकला को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्यूबर मतलब जमीन के अंदर जो भी फसलें उगती हैं उनका ये संरक्षण करते हैं। 4th ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? तो ये केरल के अंदर मनाया गया था, और ये मनाया गया 12 से लेकर 19 मार्च तक ये मनाया गया था। 27वां हुनर हाट जो है ये मनाया गया था भोपाल के अंदर, और इसकी जो थीम थी लोकल, यानी कि वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल जो है ये इसकी थीम थी। कब मनाया गया था? ये भी मार्च के अंदर ही मनाया गया था। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कौन सी है? तो आप लोग याद रखना, हैदराबाद जो है वो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। हाइब्रिड चावल के पिता कहे जाने वाले युवान लैंगपिंग का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से है? तो चाइना से जो है ये इनका संबंध है। और इन्होंने हाइब्रिड चावल, जैसे आप लोग देखिए कि मणिपुर का एक चावल है जिसको हम लोग कहते हैं चकहाउ। चकहाउ जो चावल है ये कहाँ का है? मणिपुर का है, और ये होता है ब्लैक राइस, काला होता है ये। ठीक है, तो ये भी जो है मणिपुर का चावल है, इसे जीआई टैग दिया गया। वैसे ही हाइब्रिड जितने भी चावल हैं ये शुरुआत के अंदर निर्मित किए गए थे युवान लैंगपिंग के द्वारा, और इनका संबंध कहां से है? चाइना से इनका संबंध है। यहां पे आप लोग फोटो देख सकते हैं, बड़े ही जबरदस्त जो है इनकी पर्सनैलिटी नजर आ रही है। चलिए, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। फायर पार्क मतलब कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू जो है वो कैसे पाया जाए। मतलब विशेष स्पेशल फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं। कोविड-19 वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। कोविड-19 के दौरान जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर थे
उन फ्रंटलाइन वर्कर थे और ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड-19 के दौरान उनका देहांत हुआ है, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है जिसे कहा गया कोविड-19 वॉर मेमोरियल। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में आर्टिफिशियल मिनी हार्ट विकसित किया है? आप लोग याद रखना, ऑस्ट्रिया के अंदर यह विकसित किया गया है और इसका जो आकार है वो है 2 mm। इसका जो आकार है वो है 2 mm, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया जो है ये इसका आप लोग नाम याद रखना। तमिलनाडु के कृष्णगिरी में ई स्कूटर प्लांट कौन निर्मित करने जा रहा है? तो ओला कंपनी जो है जिसके फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल के द्वारा ये क्या की जा रही है, ई स्कूटर प्लांट जो है इसका स्थापना इसको निर्मित जो है वो किया जा रहा है। मिशन भागीरथ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है तेलंगाना से। इसके तहत क्या होगा कि शुद्ध पानी जो है, प्योर वाटर जो है वो सप्लाई किया जाएगा और केवल 5 रुपए के अंदर बॉटल जो है वो आपकी फिल की जाएगी शुद्ध पानी की, यानी कि प्योर वाटर की। तो तेलंगाना जो है उसने चलाई है मिशन भागीरथ योजना। भारत के किस राज्य की मुख्यमंत्री को 2021 से 25 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य चुना गया है? तो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं, इनको चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य, इनको चुना गया है और ये 2021 से 25 तक रहेंगे। ये आसाम के कौन से मुख्यमंत्री हैं? वो हैं 15वें मुख्यमंत्री बने हैं आसाम के, ठीक है। देखिए ये जो थे वो वर्ष 2015 से पहले कांग्रेस के अंदर थे और फिर उसके बाद में बीजेपी में शामिल हुए और अब बने हैं कहां के? आसाम के मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? वो हैं अशोक गहलोत। तमिलनाडु के कौन हैं? एम स्टालिन जो हैं वो यहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री हैं। केरल के कौन बने हैं? वो हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन जो हैं ये यहाँ के क्या बने हैं? चीफ मिनिस्टर बने हैं। 20 मई को ही इन्होंने शपथ ली है और अपने जो दामाद हैं उनको क्या दे दी है? हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी है। चलिए, कल हम लोगों ने नेशनल पार्क किए थे, उनको एक बार हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, रुद्र विहार, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है इस बार, और मांडला प्लांट फोसिल राष्ट्रीय पार्क, ये जो हैं ये सब के सब कहां पर हैं? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान के हैं केवला देव, रणथंबोर, सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, घना पक्षी विहार, केवला, ताल छापर और माउंट आबू, ये कहां के हैं? ये हैं राजस्थान के। जम्मू कश्मीर के हैं दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़, हैमिश और फिर जैव मंडल रिजर्व जो है वो श्रीनगर के अंदर स्थित है, तो आप लोग याद रखना जम्मू कश्मीर के। वेस्ट बंगाल के सुंदरवन, बक्सा है, जल्दापारा है, गोरुवारा है, सिंघालीला है और न्योरा वैली जो है ये कहाँ के हैं? ये है पश्चिम बंगाल के। तो हम लोग क्या करेंगे कि कल जो है वो और नेशनल पार्क को हम लोग ऐड करेंगे। तो 25 मई के करंट अफेयर इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने अपने निशुल्क कौन सी ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? तो ई कोर्ट सर्विसेज के लिए जारी किया है। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस नेशनल पार्क में चीता लाई जाएंगे? तो कूनो नेशनल पार्क के अंदर। संजीवनी परियोजना किस राज्य की है? तो इसको मैंने करेक्ट करवाया था, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन से पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो श्री कुमार बनर्जी जो हैं इनका अभी निधन हुआ है। INS त्रिकंद किस देश से कोविड-19 सामग्री लाकर मुंबई पहुंचा है? तो यह है कतर। 2021 में एशिया कप को स्थगित करके किस वर्ष आयोजित कराने का निर्णय किया गया है? तो 2023 के अंदर। नीरा गोंगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 19 साल के बाद सक्रिय हुआ है? तो कोंगो के अंदर ये ज्वालामुखी है और भारतीय सेना ने काफी अच्छा रोल जो है वो वहां पे निभाया है, काफी लोगों की जान वहां पे बचाई है। वैन इज इंटरनेशनल तिब्बत मुक्ति दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 23 मई को। विच ऐप हैज बीन लॉन्च रिसेंटली टू टेक रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट महात्मा गांधी नरेगा वर्क प्लेस, तो ये है NMMS। फिर है विच company has recently launched the black fungus drug पोसा कॉन्सोले, तो ये है कौन सा? MSN लैब जो है इसके द्वारा अभी रिसेंटली ये लॉन्च की गई थी। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चीन का जो अनकंट्रोल्ड रॉकेट है ये किस महासागर में आके गिरा है? तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा इंडियन ओशियन, मालदीव के वेस्टर्न साइड में आके गिरा। इसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B जो था ये इसका करेक्ट आंसर था। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो ग्लोबल कोवैक्स अलायंस है इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये मुझे करेक्ट आंसर जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर करना भूलना नहीं है, ठीक है।
स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप लोग इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे ये भी बताना कि आप लोग को ये सेशन जो है वो कैसा लग रहा है। यदि आप लोग इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो मुझे जरूर से बताइएगा। तो चलिए कल मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।